ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? ठीक है, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल को दो या तीन इक्वेशन एक साथ आपको सॉल्व करनी होती हैं, तो उनमें से आपको अननोन की जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है उसको इस तरह से तरतीब दे के आप बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, तो दो इक्वेशन का सिस्टम या थ्री इक्वेशन का सिस्टम एक साथ अगर आपको सॉल्व करना पड़े और उसके अलावा आप उसमें से आप वैल्यूज़ फाइंड करते हैं जो भी अननोन उसमें अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ पर कुछ भी मेथड यूज़ कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल टू या थ्री के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्रैमर रूल्स, इसके अलावा इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड। लेकिन अगर आपके पास मोर देन थ्री वेरिएबल्स हों, इसके अलावा फोर वेरिएबल्स यानी कि फोर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हों, फाइव सिक्स, इस तरह से मोर देन थ्री फोर फाइव, जो भी इस तरह करके आपके पास कुछ वेरिएबल्स ज़्यादा हों, उनको आपको सॉल्व करना हो, उसके अंदर से आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी हो अननोन की, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस जो आज के लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिस्टम ऑफ एन इक्वेशंस हैं। ठीक है, ये ए वन वन एक्स वन प्लस ए वन टू, मतलब कि ये ए आई जो भी हैं इसके क्या हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, जो भी कोफिशिएंट्स होते हैं हमारे पास। और इसके अलावा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री टिल एक्स एन, ये हमारे पास क्या हैं, वेरिएबल्स हैं जो भी अननोन वैल्यूज़ हैं जिनको हमने फाइंड करना है, जिनका सोल्यूशन निकालना है। इसके अलावा जो साइड पे इक्वल टू के इस साइड पर जो भी हमारे पास कांस्टेंट नंबर होता है, दैट इज़ बी वन बी टू बी थ्री, कोई भी हमारे पास नंबर्स होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल एन नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं या एन नंबर ऑफ़ इक्वेशंस हैं, उनका हमें सोल्यूशन फाइंड करना है, तो यानी कि हमारे पास एन सिस्टम, मतलब कि दो तीन चार पाँच छः कुछ भी इक्वेशन हो सकती हैं, उनका हम सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे उसको हम डिस्कस करते हैं। इसी सिस्टम को हम देख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे। ए एक्स इक्वल टू बी, ये हम ऑलरेडी जानते हैं किस तरह लिखा जाता है इसको। वेयर ए कौन सी मैट्रिक्स होती है, ए मैट्रिक्स होती है कोफिशिएंट्स की। ठीक है, कि आपके पास जो भी वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट लिखा होता है उस मैट्रिक्स उसकी बनती है। इसके अलावा एक मैट्रिक्स आपके पास एक्स जो है उसकी बनती है, यानी कि इसमें सारे के सारे एक कॉलम वेक्टर बनता है जिसमें आपके पास सारे अननोन आ जाते हैं, एक्स वन एक्स टू सो ऑन एक्स एन। ठीक है, ये आपके पास वेक्टर एक्स कहलाता है। ठीक है, ये आपके पास वेक्टर ए कहलाता है। दिस इज़ योर ए, दिस योर एक्स। ठीक है, इसको फिर यहाँ पर नहीं लिखते। इक्वल टू बी, बी क्या होता है आपके पास, जो भी कांस्टेंट के इस साइड पे जो भी नंबर होते हैं दैट इज़ योर कॉलम वेक्टर बी। ठीक है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट आ गए, यहाँ पर वेरिएबल्स आ गए, और यहाँ पर कांस्टेंट्स आ गए जो इक्वल के उस साइड पर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से इफ़ अब अगर ये सिस्टम हमारे पास क्या हो, सिस्टम के दो तरह के सिस्टम हो सकते हैं। अगर तो यहाँ पर बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कुछ ना कुछ हो, तो क्या हो, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास इक्वल टू ज़ीरो हो, जैसे फॉर एग्जांपल टू एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू ज़ीरो, और इसके अलावा सेवन एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब इक्वल टू के तरफ ज़ीरो है तो यानी कि हमारे पास ये सिस्टम कौन सा होगा, ये होमोजीनियस होगा। और अगर इक्वल टू के ज़ीरो उस तरफ नहीं होगा तो यानी कहीं किसी एक जगह पर भी ज़ीरो नॉन ज़ीरो है, तो ये मेरा बन जाएगा नॉन होमोजीनियस। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर 10 कर दिया ऐसे मैंने। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से एग्जांपल हो गई है कि होमोजेनियस सिस्टम कैसे पहचानेंगे आप, नॉन होमोजेनियस कैसे पहचान लेंगे। तो सिंपल सी उसकी पहचान है, इक्वल के इस साइड पे आप देखना है राइट साइड पर कांस्टेंट होगा तो नॉन होमोजेनियस, ज़ीरो होगा तो होमोजेनियस। कांस्टेंट मतलब कोई भी, ज़ीरो के अलावा कोई भी और कांस्टेंट होगा तो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उसका, या सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो इसको हम सिस्टम को क्या कहते हैं कि हमारे सिस्टम है, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, अक्सर यहाँ पर आपके पास आगे जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे वहाँ पर पूछा जाएगा कि फाइंड करें कि सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो आपको बताना होगा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो वो कंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज़ इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये किसके लिए है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। इस तरह से सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट करेगा तो किस टाइप का सोल्यूशन होगा नॉन होमोजेनियस के अंदर, तो इसकी दो टाइप्स हो सकती हैं, या सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर तो नंबर ऑफ़ इक्वेशन और नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स क्या हो, बराबर हो सिस्टम के अंदर। जैसे कि अगर आपको इक्वेशन जो है 3 इक्वेशन दी हुई हैं और उसमें अननोन भी 3 ही हैं, तो आपके पास ऐसा सोल्यूशन जो होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा, उसका जो सोल्यूशन क्या होगा, उससे आने वाला सोल्यूशन होगा, क्या लाएगा, यूनिक सोल्यूशन। कि अगर मैट्रिक्स जो है जो उसको रिड्यूस करने पर नॉन सिंगुलर हो जाती है। मतलब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में क्या फ़र्क होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है, हमें पता है क्या होता है, उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट। तो ऑब्वियसली अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी और उसमें नंबर ऑफ़ इक्वेशंस और नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स ऑफ सिस्टम क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो उससे आने वाला सोल्यूशन मेरे पास क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। यानी कि अगर x की वैल्यू एक ही होगी, y की वैल्यू एक ही होगी, z की वैल्यू भी एक ही होगी, इस तरह से सो ऑन। और अगर नंबर ऑफ़ इक्वेशन बराबर ना हो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के, ठीक है, तब क्या होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 इक्वेशन है और 4 अननोन वेरिएबल्स हैं, तो क्या होगा, उससे आने वाला सोल्यूशन मेरे पास क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। और इसके अलावा रैंक कैसे का सोल्यूशन एग्जिस्ट कैसे करेगा, उसके लिए कंडीशन, एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन की कंडीशन क्या होगी, रैंक ऑफ ए अगर बराबर होगा रैंक ऑफ ए बी के, तो सोल्यूशन मेरा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा ऐसे केस के अंदर। और जो आने वाला सोल्यूशन होगा मेरा क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। मतलब कि एक्स की एक वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी, मतलब कि एक्स डिपेंड कर रहा होगा कि सम अदर वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, एक्स वाई के ऊपर डिपेंड कर सकता है या वाई जेड के ऊपर डिपेंड कर सकता है। तो इस टाइप के सोल्यूशन हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे मज़ीद, जब क्वेश्चंस करेंगे तो इसलिए आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। अच्छा, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी, इसको भी मैं आगे डिस्कस कर दूंगा, क्या है रैंक ए, क्या है रैंक ए बी, क्या है। ए बी मेरी कहलाती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगली नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं डिस्कस कर दूंगा इसको। और रैंक कैसे निकाला जाता है इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल थोड़ी सी थ्योरी वगैरह को डिस्कस कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं इसका। सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, यानी कि ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल के साइड पे ज़ीरो हो, इन अननोन हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन मेरे पास क्या होगा, नॉन ट्रिवियल होगा। ठीक है, होमोजेनियस सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, सोल्यूशन या तो ट्रिवियल होगा या नॉन ट्रिवियल होगा। जिस तरह से हमारे पास उसके अंदर हमने डिस्कस किया था, नॉन होमोजेनियस के अंदर सिस्टम का सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक हो या इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो इसमें भी अगर नॉन ट्रिवियल कब होगा, अगर रैंक ऑफ ए क्या हो, लेस देन एन, मतलब कि एन क्या है, एन इज़ द नंबर ऑफ अननोन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 4 अननोन हैं और मेरे पास जो रैंक आया है मैट्रिक्स ए का, वो क्या आया है, मेरे पास 3 आया है, तो मेरे पास जो सोल्यूशन होगा क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। अच्छा भाई, अब डिस्कस करते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे निकाली जाती है, आपके सामने एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दिया आपको, पहले आपने पहचाना है कौन सा सिस्टम है। तो आपने देख लिया इसको, सिस्टम कौन सा है, ये नॉन होमोजीनियस है बिकॉज इक्वल के साइड पर राइट साइड पे क्या है, कुछ कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनेगी इसकी, वैसे इससे पहले आप इसकी मैट्रिक्स कैसे बनाते आ रहे हैं, इससे पहले जो मैट्रिक्स बनाते आ रहे हैं उसमें क्या बनाते थे हम, एक मैट्रिक्स ए बनाते थे। ठीक है, मैट्रिक्स ए, इसके अलावा मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स बी। ठीक है, फिर हम कहते थे ए एक्स इक्वल टू बी। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगी दैट इज़ ए बी, ठीक है, इक्वल टू, इस तरह से ए बी इक्वल टू। अब इसमें क्या होगा, पहले आपने सारे की सारी जो मैट्रिक्स ए के जो कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स बनती थी वो सब के सब आपने यहाँ लिख देने हैं। पहले क्या होंगे यहाँ पर, 1 1 2 2 4 -3 3 6 -5। और इक्वल के साइड पे जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ की अलग से मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे, बी मैट्रिक्स अलग से बनाने के बजाय उस मैट्रिक्स को एक साथ ही मर्ज कर देंगे, डॉटेड लाइन लगाकर यहाँ पर सब के सब राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, जो भी नंबर्स होंगे 9 1 0 एज इट इज़। तो एज इट इज़ जो भी लिखा हुआ है सबके सब मैट्रिक्स में डाल देंगे, और डॉटेड लाइन शो कर रही कि हमारे पास ये जो हैं कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि राइट साइड पर हैं। तो होमोजेनियस सिस्टम होता तो यहाँ पर मैट्रिक्स इतनी ही काफ़ी होती, बिकॉज इक्वल टू ज़ीरो है तो हम लिखते नहीं हैं, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स ए ही बनती है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम बनाते हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। ठीक है स्टूडेंट, अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को डिस्कस कर लिया, सोल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है इसको डिस्कस करते हैं। सोल्यूशन, अच्छा मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हम कुछ रो ऑपरेशन यूज़ करते हैं। तो रो ऑपरेशन क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं हम, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो फिर इसके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है, क्या करते हैं इसमें, मल्टीप्लाई अ रो थ्रू बाय अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट।
जो ऑपरेशन है, रो ऑपरेशन है, उसके हमारे पास कौन से स्टेप्स हैं, हम क्या क्या पॉसिबिलिटी कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के साथ रो ऑपरेशन अप्लाई करते हुए। तो ये तीन जो हैं हमारे पास ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं कि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक रो को बाय नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, किसी भी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट के साथ, ठीक है। मतलब कि नॉन ज़ीरो कांस्टेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं उसको। ऐसा नहीं कि मतलब किसी रो को हम डायरेक्टली ज़ीरो से मल्टीप्लाई करवा दें और अपनी पूरी पूरी रो को ज़ीरो कर लें, ऐसा हम नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दो रोज़ आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है, इंटरचेंज टू रोज़। इसके अलावा ऐड अ मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो, मतलब कि एक रो में दूसरी रो को ऐड करवा सकते हैं। R1 को, अगर एक मेरी रो 1 है, इसमें मैं दूसरी रो को मल्टीप्लाई ऐड करवा सकता हूँ, ठीक है, किसी भी मल्टीपल के साथ मल्टीप्लाई करवा के। फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स R2, इसके अलावा 1 टाइम्स R2, -1 टाइम्स R2, 1 तो एज इट इज़ होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास बेसिकली तीन ऑपरेशन हैं, रो ऑपरेशन, जो कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ, जिनको हम रो ऑपरेशन कहते हैं किसी भी मैट्रिक्स बनाने के बाद, ठीक है। जैसे मैंने मैट्रिक्स बनाई है, मैट्रिक्स बनाने के बाद इसमें कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ, तो मैंने तीन ऑपरेशन आपको बता दिए हैं। तो यही तीन ऑपरेशन अप्लाई करके इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल थी x + y + 2z = 9। सिमिलर एक एग्जाम्पल है, अभी मैंने ऊपर से लिखी हुई है, उसकी हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैंने बता दिया आपको कैसे बनाई जाती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। AB = दिस इज़ माई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद इसमें अप्लाई करेंगे रो ऑपरेशन। तो जब रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर R, और ये टिल्डा सा बना देंगे यहाँ पर, ठीक है। इट्स मीन कि हमने यहाँ पर रो ऑपरेशन अप्लाई कर दिया है। अब रो ऑपरेशन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि कोई सी भी दो रोज़ को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई सी भी दो रोज़ को आपस में ऐड करवा सकते हैं, मल्टीपल ऑफ अनदर रो। इसके अलावा किसी भी एक रो को किसी भी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो ये तीन ऑप्शन है हमारे पास। तो मेन हमारा काम क्या होगा, बेसिकली हम क्या करेंगे, हमेशा हम इसमें लीडिंग एलिमेंट जो भी होगा, हर रो का लीडिंग एलिमेंट कोई होगा, उसको हम कोशिश करेंगे 1 बनाने की, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहला एलिमेंट इसका लीडिंग एलिमेंट है, ये ऑलरेडी 1 है, तो मुझे इसको 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा लीडिंग एलिमेंट 1 बना हुआ है, तो पहला स्टेप मेरा ऑलरेडी यहाँ पर हुआ है। अगर नहीं होता तो मैं इसके ऊपर कोई सा भी रो ऑपरेशन अप्लाई करता है, इसको लीडिंग एलिमेंट को 1 बनाने की कोशिश करता। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये मैंने एज इट लिख दिया 1 1 2 9 एज इट इज़, ये पूरी रो एज इट इज़ आ गई। अब मेरा मेजर इसके बाद फिर काम क्या होगा, जब मैंने लीडिंग एलिमेंट 1 बना लिया पहली रो का, उसके बाद लीडिंग एलिमेंट के नीचे जो भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको मुझे क्या करना होगा, 0 बनाना होगा, कोई भी रो ऑपरेशन अप्लाई करके। तो इसके नीचे मुझे 0 बनाना है और इसको भी मुझे 0 बनाना है, ठीक है। तो 0 बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं कोई सा भी रो ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं 0 से मल्टीप्लाई नहीं करवा सकता पूरी रो को, ठीक है। ये मुझे कंडीशन याद रखनी है। तो क्या करूँगा, मैं रो 1 को यूज़ करूँगा, ठीक है। जब भी आप इनको 0 बनाएंगे तो उसके ऊपर वाली रो को आप यूज़ करेंगे, जो इसका लीडिंग एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। जैसे इसका लीडिंग एलिमेंट 1 है, तो इसमें R1 को यूज़ करते हुए, रो 1 को यूज़ करते हुए R2 को, इस एलिमेंट को 0 बनाऊंगा, और R3 के इस एलिमेंट को 0 बनाऊंगा। तो ऑपरेशन में लिखूंगा इस तरह से। पहले हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लिख देंगे। R2 के अंदर अगर मैं -2 टाइम्स R1 कर दूँ, यानी कि मैं अगर इसके अंदर -2 टाइम्स R1, -2 टाइम्स R1 क्या होगा मेरे पास, यहाँ से आएगा मेरे पास -2 R1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -2, और यहाँ पर 2 to the 4, -4 और -18। ये मेरे पास R1 आ जाएगी जब मैं इसको मल्टीप्लाई बाय -2 करूँगा। और फिर R2 क्या है मेरे पास, R2 है 2, उसको मैं एज इट इज़ लिखूँगा, ठीक है। 2 4 -3 एंड 1, ठीक है स्टूडेंट। इसको अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो क्या करना है आपने, जब भी जिस रो में चेंजेस लेकर आना चाहते हैं उसको हमेशा पहले लिखेंगे, हम पहले R2, जिस रो को हम यूज़ करेंगे उसमें चेंजेस लाने के लिए, उसको हम लिखेंगे बाद में, ठीक है। तो इसको रफ वर्क के अंदर आप इस तरह सॉल्व कर लें, बाद में रफ वर्क में सॉल्व करने के बाद यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे। तो मैंने क्या किया, इसको -2 टाइम्स R1 कर लिया और R2 लिख दी मैंने। अब ये चीज़ मेरे पास हो गई 0, 4 -2 क्या बचेगा, मेरे पास 2 बचेगा, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। -4 -3 मेरे पास -7 आएगा, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। -18 + 1 यहाँ पर -17 आएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह से हम फिर बात करेंगे R3 की। R3 के भी इस एलिमेंट को मुझे 0 बनाना है, जो भी लीडिंग एलिमेंट 1 है उसके नीचे सारे एलिमेंट्स को मुझे 0 करना है अकॉर्डिंग टू रूल। तो इसको मैं कर लेता हूँ।
ठीक है स्टूडेंट। तो अब मैं यहाँ रफ वर्क के अंदर लिखूँगा ताकि आपको ये चीज़ स्टेप्स क्लियर हो जाएं। उसके बाद फिर हम डायरेक्टली भी कर लेंगे इनको आगे लेक्चर्स के अंदर, लेकिन शुरू में आपको हर चीज़ क्लियर होगी तो आपको ईज़िली समझ में आएगा। ओके, अब R3 में क्या कर रहा हूँ, R3 में चेंजेस नहीं कर रहा, R1 में चेंजेस कर रहा हूँ। मतलब कि R1 से मल्टीप्लाई करवा के R3 में चेंजेस होगी, मतलब कि जिसमें चेंजेस आएंगी, जैसे R3 में चेंजेस करनी है मुझे यूजिंग R1, तो मैं R3 को पहले लिखूँगा यहाँ पर ऑपरेशन लिखते हुए। देखिए ऑपरेशन की तरतीब बहुत मैटर करती है, ठीक है। R3 पहले लिखूँगा, फिर प्लस क्या करना है मुझे, अगर मैं R1 को 3 से -3 से मल्टीप्लाई करवा दूँ और फिर ऐड करवा दूँ R3 के अंदर, तो मेरा ये एलिमेंट 0 बन जाएगा। ऑब्वियसली 3 - 3 0 हो जाएगा। तो पहले मैं क्या कर देता हूँ, R1 के सारे एलिमेंट को -3 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट -3, यहाँ पर भी -3, यहाँ पर -6, यहाँ पर -27, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से R3 के बाकी एलिमेंट्स क्या हैं, एज इट इज लिख देंगे। 3 6 R3 के एलिमेंट एज इट इज लिखे जाएंगे। -5 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चीज़ मेरी हो गई 0। 6 - 3, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 3, मैंने यहाँ लिख दिया। -5 - 6 माइनस का 11 यहाँ लिख दिया मैंने। -27 एंड 0 एंड दिस इज़ -27। तो यहाँ तक मेरा काम हो गया। पहला काम क्या करना है, याद रखें, लीडिंग एलिमेंट जो भी रो है, जो पहली रो है उसका लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए। तो इसका ऑलरेडी 1 था, तो मैंने ये काम नहीं किया इसके लिए कुछ भी। अगर नहीं होता मैं कोई इंटरचेंज करवा लेता या कुछ माइनस करवा लेता। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या होता, लीडिंग एलिमेंट 1 जो भी है उसके नीचे सारी एंट्रीज़ क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो उसको ऑपरेशन अप्लाई करके, रो ऑपरेशन अप्लाई करके हम उसको 0 बना लेंगे। अब सेकंड रो का भी जो लीडिंग एलिमेंट है उसको क्या होना चाहिए, अब 1, मतलब कि मुझे इसको 1 बनाना है, ठीक है। अब इसको 1 बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, मेरे पास ऑप्शंस हैं। या तो मैं रोज़ को आपस में इंटरचेंज करवा लूँ, ठीक है, और इसके अलावा मैं कुछ भी इसको किसी भी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा के इसको मैं 1 बना लूँ। या तो मैं कुछ ना कुछ और ऑपरेशन, मतलब कि दो रोज़ को आपस में प्लस करवा लूँ। तो 2 को मुझे 1 बनाना है, तो मैं इसके अगर डिवाइड बाय 2 कर दूँ पूरी रो को, तब भी मैं ईज़िली ये बन जाएगा 1, ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर दूँ। लेकिन क्या है, अगर मैं डिवाइड बाय 2 कर दूँ, मेरे पास थोड़ी सी जो है सिंप्लीफिकेशन करने में मसला होगा, क्योंकि अपॉन में सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अपॉन की वैल्यूज़ को मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा, सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा हमें इशू होगा, बार बार एलसीएम लेना पड़ेगा, इस तरह करना पड़ेगा। तो उसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ। तो डायरेक्टली हम क्या कर लेते हैं, पहले मैं इसको 1 बना लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं 1 बनाऊँगा, इसको 1 बना के मैं बाद में रोज़ को आपस में इंटरचेंज करवा दूँगा, ठीक है। तो मेरा ये मिशन बेसिकली मुझे यहाँ पर 1 लेकर आना है, ठीक है। सेकंड रो के पहले एलिमेंट के अंदर, लीडिंग एलिमेंट के अंदर 1 होगा। तो इसके लिए क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ, तो मुझे R3 में चेंज लेकर आनी है। यहाँ पर R3 के इस एलिमेंट को मैं 1 बनाऊँगा और बाद में इंटरचेंज कर दूँगा दोनों रोज़ को। तो अगर 3 - 2 कर दूँ मैं, यानी कि R3 - R2 कर दूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 3 - 2 दैट इज़ 1। यहाँ पर माइनस का 11 और माइनस प्लस का 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 4, माइनस का 27 और प्लस का 17, ये आ जाएगा माइनस का 10, ठीक है। तो R3 के अंदर अगर R2 को मैं माइनस करके ऐड करवा दूँ, -1 से मल्टीप्लाई करवा के, अब मेरे पास क्या आ गया, R3 के अंदर जो लीडिंग एलिमेंट है 1 है। लेकिन मेरी कंडीशन क्या है, जो भी लीडिंग एलिमेंट 1 होगा सेकंड रो में चेक करेंगे पहले। तो हमने क्या कर लिया, इसको रो 2 को और रो 3 को आपस में इंटरचेंज करवा लिया। तो क्या हो जाएगा, उसको लिखने का तरीकाकार क्या है, R2 3 ऐसे लिखने डायरेक्टली। तो क्या हो जाएगा, पहली रो में कोई चेंजेस नहीं आई, एज इट इज़ आएगी जैसे लिखी थी। रो 3 मेरी रो 2 बन जाएगी और रो 2 मेरी रो 3 बन जाएगी। तो 0 2 -7 और -17 यहाँ पर मैंने 3 में शिफ्ट कर दिया। इसके अलावा 0 1 -4 -10 यहाँ पर मैंने 2 में शिफ्ट कर दिया। तो पहला काम यहाँ पर लीडिंग एलिमेंट 1, नीचे सारी एंट्री 0। दूसरा काम लीडिंग एलिमेंट 1, अब इसकी नीचे एंट्रीज़ क्या करनी है, 0 करनी है। इसको मुझे 0 करना है, तो क्या करूँगा मैं, R3 में मुझे इस एलिमेंट को 0 करना है। तो चेंजेस किस में आनी चाहिए, R3 में यूजिंग R2, क्योंकि मैं यूज़ कर सकता हूँ सिर्फ R2 को, क्योंकि अगर मैं कोई और इसको R1 को यूज़ करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर 0 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मगर R1 को अगर R3 में ऐड कराऊँगा तो यहाँ पर ये 0 ख़त्म हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर R3 के इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ R2 को यूज़ कर सकता हूँ। तो R2 को मल्टीप्लाई करवा दूँ अगर मैं -2 के साथ,
तो प्लस का 2 और माइनस का 2 आपस में 0 बन सकता है ये, ठीक है। तो 2 - 2 0 हो जाएगा। इस तरह से माइनस का 7 और यहाँ पर क्या है -4 मल्टीप्लाई -2 दैट विल बी इक्वल टू प्लस का 8 और माइनस का 7 आंसर आएगा 1। इस तरह से माइनस का 17 और यहाँ पर क्या है -10 और -2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो प्लस का 20 आएगा। तो प्लस का 20 और माइनस का 17 दिस विल बी इक्वल टू 3। तो ये मेरा यहाँ तक काम हो गया। पहला एलिमेंट 1, लीडिंग एलिमेंट 1 इसकी एंट्री 0, लीडिंग एलिमेंट 1 इसके नीचे एंट्री 0, लीडिंग एलिमेंट 1 इसकी कोई नीचे एंट्री नहीं है। तो ये मेरा काम यहाँ तक मुकम्मल हो गया। अब क्या कर लेता हूँ मैं, यहाँ से मुझे इक्वेशन क्या मिल सकती हैं, यहाँ देखें ज़रा इक्वेशन क्या कुछ मिल सकती है यहाँ से मुझे। ये मेरा कोफिशिएंट किसका था, z का था, तो z इक्वल टू 3, ठीक है। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन। ये किसका था, y का, y - 4z इक्वल टू -10, ये इक्वेशन आ गई एक। x + y + 2z इक्वल टू 9 और ये भी इक्वेशन आ गई। अब इन इक्वेशन से मुझे z की वैल्यू ऑलरेडी मिल गई है, ठीक है। z की वैल्यू ऑलरेडी मिली है तो सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे z की वैल्यू को, तो वहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो y - 4z इक्वल टू -10, तो y - 4 × 3 इक्वल टू -10 हो गया। सो y - 12 इक्वल टू -10 y इक्वल टू 2 हो गया। इसी तरह से अब मुझे z की वैल्यू भी मिल गई है, y की वैल्यू भी मिल गई है। अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू भी मिल जाएगी। x + y + 2z इक्वल टू 9 ये मेरे पास इक्वेशन थी। यहाँ पर मैंने क्या किया, x + y की वैल्यू 2 पुट कर दी, z की वैल्यू 3 पुट कर दी और यहाँ पर सिम्प्लीफाई किया, x इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मैंने इसको एक तरीके से x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू को सॉल्व कर लिया, फाइंड कर लिया। अब इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ तक स्टॉप करके आंसर निकाल लूँ तो भी निकाल सकता हूँ। और मैं काम कर सकता हूँ मज़ीद, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली क्या करूँ, मुझे x ये इतनी आगे से सिम्प्लीफिकेशन ना करनी पड़े, मतलब कि इक्वेशन जो बनी है बिला वजह की, जैसे z की वैल्यू डायरेक्टली आ गई है, इस तरह से डायरेक्ट मेरे पास y की वैल्यू भी आए, डायरेक्ट मेरे पास x की वैल्यू भी आए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ रो ऑपरेशन मज़ीद अप्लाई करने पड़ेंगे। यानी क्या करूँ, अगर मैं रो ऑपरेशन अप्लाई करते हुए इस एलिमेंट को भी क्या कर दूँ, 0 कर दूँ और इस एलिमेंट को भी 0 कर दूँ, इसको भी 0 कर दूँ। मतलब कि लीडिंग एलिमेंट जो 1 है उसके नीचे सारे एलिमेंट 0, लीडिंग एलिमेंट जो 1 है इसके नीचे ऊपर सारे एलिमेंट 0, ये लीडिंग एलिमेंट जो 1 है इसके नीचे ऊपर सारे एलिमेंट 0। अगर मैं इस तरह कर दूँ तो मुझे डायरेक्टली y की, z की, x की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो इस तरह भी हम रो ऑपरेशन मज़ीद अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इसी इक्वेशन को यहाँ पे लिखा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये लीडिंग एलिमेंट्स 1 हैं, इनके नीचे की एंट्रीज़ को मैंने 0 किया था। अब मैं क्या करता हूँ, लीडिंग एलिमेंट्स के ऊपर की एंट्रीज़ को भी 0 कर लेता हूँ, ठीक है। 0 नीचे भी होगा ऊपर भी होगा, तो डायरेक्ट मुझे x, y, z की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या कर दिया यहाँ पर मैंने, क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे इसको करना है 0 पहले, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, R2 को यूज़ कर सकता हूँ सिर्फ, क्योंकि R2 को यूज़ करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, R2 के एलिमेंट 1 को यूज़ करूँगा, यहाँ पर 1 - 1 0 हो जाएगा इजीली। तो R1 + -1 टाइम्स R2, सो दिस विल बी इक्वल टू 0। R1 में 0 ऐड किया तो 1 का 1 आएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा, 2 और ये क्या हो जाएगा 2 और -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का प्लस का 4, तो 2 + 4 मेरे पास क्या हो जाएगा 6। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 10 19 हो जाएगा ये। फिर क्या करना है मुझे, ये काम मेरा मुकम्मल हो गया। फर्स्ट रो के अंदर जो लीडिंग एलिमेंट 1 है इसके नीचे सब 0, सेकंड रो के अंदर जो लीडिंग एलिमेंट 1 है इसके ऊपर नीचे सब 0। अब थर्ड रो जो है इसका लीडिंग एलिमेंट 1 जो है इसके जो ये दो एलिमेंट्स हैं इसके ऊपर के, इसको मुझे 0 करना है। तो क्या कर सकता हूँ मैं, R3 को यूज़ करूँगा R1 R2 में 0 करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको मेथड याद करना है हमेशा, जब मुझे R3 को यूज़ करूँगा तो मैं R1 R2 को मेन एलिमेंट को 0 करने के लिए मैं R3 को यूज़ करूँगा अपर एलिमेंट्स के लिए। तो क्या हो जाएगा 1, अच्छा R1 के अंदर अगर मैं -6 टाइम R3 कर दूँ, ठीक है, यानी क्योंकि यहाँ पे 6 है तो 6 - 6 0 हो जाएगा, 6 टाइम R3 कर दूँ तो ये एलिमेंट मेरे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह से अगर R2 के अंदर मैं 4 टाइम्स R3 कर दूँ तो मेरे पास ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास 1 0 0 और यहाँ पर क्या है R3 को मल्टीप्लाई करें -6 के साथ तो माइनस के 18 और प्लस के 19 ये आ जाएगा 1, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर 4 है R3 के अंदर, R2 के लिए माइनस का 10 और 4 3 12 प्लस का 12, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2 और यहाँ पर 3, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ से डायरेक्टली मेरे पास वैल्यूज़ आ सकती हैं
एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, वाई और जेड के कोफिशिएंट 0 हैं, तो एक्स की वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पर देखें तो एक्स और जेड के कोफिशिएंट 0 हैं, तो वाई की डायरेक्टली वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, वाई इक्वल टू 2। यहाँ पर जेड के कोफिशिएंट के अंदर थर्ड इक्वेशन में जेड के कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसके अलावा सारे कोफिशिएंट क्या 0 हैं, तो यहाँ पर जेड इक्वल टू 3। तो मैं डायरेक्टली भी ऐसे निकाल सकता हूँ। क्या करना पड़ेगा, सिर्फ रो ऑपरेशन अप्लाई करने पड़ेंगे मज़ीद। और अगर मैं यहाँ पर स्टॉप कर दूँ सिर्फ और सिर्फ, पीछे यहाँ तक हमने किया था ये कि लीडिंग एलिमेंट जो 1 है सिर्फ उसके नीचे के एलिमेंट्स को 0 करूँगा, तो यहाँ से मुझे थोड़ी सी इक्वेशंस को सिम्प्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये दोनों तरीक़ों से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली ये दोनों जो हैं रो ऑपरेशन जो हैं कहलाते हैं हमारे पास, एक कहलाती है रो ऑपरेशन अप्लाई करके रो एचलॉन फॉर्म, और सेकंड वाली क्या है, रो रिड्यूस एचलॉन फॉर्म। ठीक है, तो पहले जो मैंने अप्लाई किया था उसको मैंने जब क्या किया था, जब लीडिंग एलिमेंट 1 के नीचे सिर्फ और सिर्फ 0 0 किया था, तो मैं बेसिकली मैंने क्या किया, उसको रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया। सेकंड क्या है मेरे पास, सेकंड मैंने क्या किया, मज़ीद क्या किया, उसको 1 के ऊपर नीचे हर जगह पे 0 कर दिया, तो क्या हो जाएगा, उसको मैंने बेसिकली क्या किया, रिड्यूस रो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो बेसिकली रो एचलॉन फॉर्म क्या होती है, हर एलिमेंट जो है रो का लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर लीडिंग एलिमेंट 1 नहीं है, पूरी रो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अगर सारी इंटायरली 0 रो है, मतलब कि रो के अंदर सारी एंट्रीज़ क्या हैं, 0 हैं, तो ऐसी रो को हमेशा हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे बॉटम के ऊपर, मतलब कि मैट्रिक्स के सबसे आखिर में उसको शिफ्ट कर देंगे, उससे हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा लीडिंग एलिमेंट अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है, अगला लीडिंग एलिमेंट जो अगली रो का लीडिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, फार्थर होना चाहिए राइट के, उसके राइट साइड पर। मतलब कि हमने पीछे जो क्वेश्चंस किए हैं, लीडिंग एलिमेंट अगर 1 है जैसे, तो अगला लीडिंग एलिमेंट क्या होगा, इसके राइट साइड पर होगा। इस तरह यहाँ पर 1 है, इस तरह से अगला लीडिंग एलिमेंट इसके आगे होगा, फादर राइट साइड पे, यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर इसका लीडिंग एलिमेंट 1 यहाँ पर है तो इसका लीडिंग एलिमेंट 1 यहाँ पर आ रहा हो, हरगिज़ नहीं। इसका लीडिंग एलिमेंट अगर 1 है तो इसका लीडिंग एलिमेंट अगला वाला होना चाहिए, इससे अगली वैल्यू अगले कॉलम में होना चाहिए। इस तरह से इसका थर्ड रो का लीडिंग एलिमेंट नेक्स्ट कॉलम में होना चाहिए, उसी कॉलम में नहीं होना चाहिए, उससे पीछे हरगिज़ नहीं होना चाहिए। तो ये ऑपरेशन जो है रो एशलॉन फॉर्म के अंदर ये कंपलसरी हैं। इस तरह से रिड्यूस रो एशलॉन फॉर्म में क्या होता है, इसमें भी हर एलिमेंट लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए। इट्स ओके, अगर कोई रो सारी की सारी 0 एंट्रीज़ हैं उसके अंदर, तो उसको हम नीचे शिफ्ट कर देंगे बॉटम के ऊपर, सेकंड कंडीशन। थर्ड में क्या है, मतलब कि अगर पहला एलिमेंट 1 है तो अगली रो के अंदर जो लीडिंग एलिमेंट 1 होगा अगली कॉलम में होगा, पिछले वाले कॉलम में नहीं होगा। ठीक है, इसमें फोर्थ कंडीशन क्या होगी, ईच कॉलम कंटेन लीडिंग 1 हैज़ 0 एवरीवेयर एल्स इन दैट कॉलम। मतलब कि जो मैंने बताया आपको, लीडिंग एलिमेंट 1 के ऊपर और नीचे हर जगह पर क्या होगा, 0 होगा। तो ये 4 कंडीशन इसके लिए हैं रिड्यूस रो एशलॉन फॉर्म के लिए। तो यहाँ पर मैं अब तक क्या कवर कर लिया है, रो एशलॉन फॉर्म, रिड्यूस रो एशलॉन फॉर्म, इसके अलावा रो ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हैं, एग्जाम्पल के ज़रिए हमने इसको भी सीख लिया है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पर ये कौन सी फॉर्म है मेरे पास, ये मेरे पास रो एशलॉन फॉर्म है, ये रिड्यूस रो एशलॉन फॉर्म है, इसको डिस्कस करते हैं। पहला एलिमेंट सबका 1 होना चाहिए, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। ठीक है, अगर कोई सारी एलिमेंट्स 0 हैं किसी रो के अंदर, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो इट्स ओके। इसके अलावा थर्ड नंबर पे क्या होता है, हर जो लीडिंग एलिमेंट है वो राइट साइड पे होना चाहिए अगली रो का, तो ये राइट पे आ रहा है, तो ये भी इसके राइट पे आ रहा है, तो इट्स मीन। और फोर्थ प्रॉपर्टी का चेक करें तो लीडिंग एंट्री के ऊपर नीचे हर जगह पे 0 होना चाहिए, इसके 0, इसके भी ऊपर नीचे 0, इसके ऊपर नीचे 0, मतलब ये रिड्यूस रो एशलॉन फॉर्म की एग्जांपल है। ये भी मेरे पास रिड्यूस रो एशलॉन फॉर्म की एग्जांपल है, लीडिंग एलिमेंट्स 1 राइट साइड पर सारे के सारे, और ऊपर नीचे हर जगह पे 0। इसको अगर आप चेक करें, लीडिंग एलिमेंट इसका 1 कहाँ पर, यहाँ पर आ रहा है, इट्स ओके, कहीं भी आ सकता है, नो इशू। अगला लीडिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, इससे आगे होना चाहिए, इससे पीछे नहीं होना चाहिए, तो इससे आगे कहाँ पर आ रहा है, वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो भी नो इशू, राइट में होना चाहिए बस। इसके अलावा थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी रो में सारी एंट्री 0 हैं, जैसे यहाँ पर देखें सारी एंट्री 0 हैं, तो उसको बॉटम पे होना चाहिए, तो इट्स मीन ओके बॉटम पे है। और लीडिंग एलिमेंट 1 के ऊपर नीचे हर जगह पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो ये 1 के ऊपर नीचे हर जगह पे 0 है। लीडिंग एलिमेंट 1 के ऊपर नीचे हर जगह क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। सो इट्स मीन दैट ये मेरे पास क्या है, रिड्यूस्ड रो एशलॉन फॉर्म की एग्जांपल है, इसकी चारों प्रॉपर्टीज़ के ऊपर सेटिस्फाई कर गई। मज़ीद कुछ एग्जांपल देखते हैं, ये देखें तो लीडिंग एलिमेंट 1, लीडिंग एलिमेंट 1, लीडिंग एलिमेंट 1, इट्स ओके, कोई भी ऐसी रो नहीं है जिसमें सारी एंट्री 0 हों। सेकंड प्रॉपर्टी भी चेक कर ली। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर 1 यहाँ पर आ रहा तो अगला 1 क्या होगा, राइट पे होगा, अगला 1 राइट पे होगा।
फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, वन के जो लीडिंग एलिमेंट वन है उसके ऊपर नीचे ज़ीरो होगा, इसके सिर्फ नीचे ज़ीरो है ऊपर नहीं है, इसके भी वन के ऊपर ज़ीरो नहीं है, तो इट्स मीन ये कौन सी है, रो एशलॉन फॉर्म है, पहली वाली है। इसमें भी देखें तो आप क्या है यहाँ पर लीडिंग एलिमेंट वन सारी एंट्री ज़ीरो, तो सबसे बॉटम के ऊपर नीचे ज़ीरो, इसके नीचे ज़ीरो है, इसके भी नीचे ज़ीरो है, इसके ऊपर ज़ीरो नहीं है, तो इट्स मीन कौन सी है, रो एशलॉन फॉर्म है। इसको अगर आप देखें तो क्या है, लीडिंग एलिमेंट वन लीडिंग एलिमेंट वन लीडिंग एलिमेंट वन, ये रहा, ठीक है। तो इसके नीचे सब जगह ज़ीरो है, इसके नीचे सब जगह ज़ीरो, ऊपर ज़ीरो नहीं है, इसके भी नीचे हर जगह पे ज़ीरो है, ऊपर ज़ीरो नहीं है, तो इट्स मीन ये कौन सी प्रॉपर्टी, ये कौन सी वाली, ये फॉर्म है मेरे पास, रो एशलॉन फॉर्म है, रिड्यूस वाली नहीं है। तो कुछ एग्जांपल हमने देखी, ठीक है स्टूडेंट। तो कुछ हमने यहाँ पे एग्जांपल आज के लेक्चर में देखी हैं, रो एशलॉन फॉर्म की, रिड्यूस रो एशलॉन फॉर्म की, रो ऑपरेशन अप्लाई कैसे करते हैं एग्जांपल के जरिए हमने सीखा है। इसके अलावा कुछ हमने बेसिक स्टेटमेंट्स वगैरह पढ़ी हैं सॉल्यूशंस के हवाले से। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशंस की कुछ एग्जांपल जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है मैथमेटिकल मेथड के, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, उनको हम सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।